Hello, guys. Let's start our current affairs lecture. Again, this is going to be a very much important and crucial lectures for you. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो है जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो नेशनली इम्पोर्टेंस हो या फिर इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस हो, ठीक है, और जो भी स्टेट लेवल के भी अगर कोई एग्जाम्स है आपकी और वहां पर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है तो उसको भी जो है हम स्पेसिफिकली इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स में जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बोथ द लेक्चर्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आपको जो अटेंशन पे करना है, फोकस कर रहना है आपको इस थ्रू आउट द लेक्चर्स। लेकिन हाँ, बिफोर मूविंग अहेड, आगे बढ़ने से पहले हमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो इसमें बोलता हूँ हमेशा, वो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको कई बार जो हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे एंड फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। इट्स लाइक अ रिविजन फॉर यू कि आपको रिवीजन करना है एंड देन उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आगे जो है चीजों को कंटिन्यूस वे में आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। ठीक है, चलो बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर्स समझते हैं। देखो, एक पर्टिकुलर सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, वेरी फर्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दैट इज उद्गम ऐप व्हिच इज इन नोट्स। दिस उद्गम ऐप इज लॉन्च्ड बाय whom? किसके द्वारा जो है उद्गम ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगेन इफ यू रिमेंबर, दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड बाय द आरबीआई। Yeah, this is nothing but the RBI who has launched this particular platform. आरबीआई द्वारा जो है स्पेसिफिकली इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ यू हैव टू बी रिमेंबर दिस पर्टिकुलर किसके लिए है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो भी याद कर लेना। अनक्लेम डिपॉजिट्स जो होते हैं, ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट जो होते हैं उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली ऐप जो है जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है। ठीक है, ना व्हाट इज अ अनक्लेम डिपॉजिट? अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, उसको समझने के लिए पहले समझो डिपॉजिट्स क्या होता है। Okay. Now, what are the deposits? If I'll ask the question, or okay, how many types of deposits are there in the bank? Okay, so I think you all are aware that there are total two types of deposits जो आपको मिलते हैं। ठीक है, one type is to be known as आपका demand deposit, बहुत ज़्यादा important demand deposit। ठीक है, and second time जो होता है टाइप होता है इसका term deposit या फिर time deposit। ठीक है, वन एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट और एक क्या होता है आपका टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इटसेल्फ हैविंग अ टू पार्ट, इसके ऑलरेडी दो पार्ट है। पहला है करंट अकाउंट एंड देन यू हैव सेविंग अकाउंट, कासा। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसा पैसा होता है जो आपको इमीडिएट बेस के ऊपर आपको मिल जाता है। टाइम डिपॉजिट के दो पार्ट है आपके, दैट इज वन इज कॉल्ड एज एफडी एंड सेकंड इज कॉल्ड एज आरडी। ठीक है, तो सॉरी, जब भी आपको ये चाहिए तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही आपको ये चीज आपको वापस से मिल जाएगी। अब देखो, समझो डिमांड डिपॉजिट होते हैं आपके म्यूचुअल फंड से कासा डिपॉजिट। तो कभी कभी सपोज मान लेते हैं कोई डिपॉजिट है, कोई अकाउंट खुला है, सेविंग अकाउंट खुला है और पिछले 10 साल से सिंस लास्ट 10 ईयर्स उस पर्टिकुलर अकाउंट में कोई अमाउंट पड़ी है और उस पर्टिकुलर अमाउंट को कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, no any economical transaction has been noticed in that particular account, कोई उसमें कुछ आपने दिखा नहीं है। ठीक है, सिमिलरली कोई अगर एफडी है, जैसे कोई एक फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, और वो मैच्योर्ड हो चुका है, ठीक है, लेट्स से मैच्योरिटी उसकी हो चुकी है एंड मैच्योरिटी होने के बाद भी आफ्टर मैच्योरिटी लास्ट 10 ईयर नेक्स्ट 10 ईयर्स तक उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी, तो वन सेविंग अकाउंट है, जैसे वन मनी जो सेविंग अकाउंट का पैसा है वो लास्ट 10 साल से उसमें कुछ एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो ऐसा पैसा प्लस अगर कोई एफ डी आर डी है तो वो मैच्योरिटी के बाद 10 साल तक, ठीक है, आफ्टर मैच्योरिटी 10 साल तक उसमें कोई भी हलचल जो है वो नहीं हो रही है, तो सच अ मनी सच अ डिपॉजिट्स वी टर्म टू बी एज अनक्लेम डिपॉजिट। ऐसे डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, टोटल अनक्लेम डिपॉजिट जो है हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो अनक्लेम डिपॉजिट्स होते हैं बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कस्टमर को लुटा देना है इस पर्टिकुलर अनक्लेम डिपॉजिट्स को। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा जिसको पता नहीं है उसका अनक्लेम डिपॉजिट्स है या फिर किसी पापा ने रिलेटिव ने उनके कर दिया है और फिर भी उनको कुछ याद नहीं है, तो वो जो क्या कर सकते थे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके उनको इन सारी चीजों की जो जानकारियां हैं वो उनको आराम से मिल जाएगी। दैट्स व्हाई दिस अनक्लेम डिपॉजिट्स का उद्गम ऐप का बनाया गया है आरबीआई द्वारा। ठीक है,
इसको मैंने इनिशियली देयर आर टोटल 7 बैंक्स के पार्ट है, टोटल 7 बैंक है इनिशियली जो इसके पार्ट बने थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये प्लेटफॉर्म है अनक्लेम्ड लिक्विडिटी का। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अगर एग्जाम में लोग पूछते हैं कि किसने लॉन्च किया है, जस्ट रिमेंबर दिस हैज बीन लॉन्च बाय द आरबीआई ने, ठीक है। चलो दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको लाइक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने किया है इससे पहले भी, ठीक है। पहला सवाल ये है कि इस साल ब्रिक्स का समिट कहाँ पे हुआ है। दिस सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ब्रिक्स का समिट 2023 में कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली रिमेंबर ब्रिक्स का समिट कहाँ पे हुआ है इस साल, साउथ अफ्रीका, where it has been held। साउथ अफ्रीका में जो है स्पेसिफिकली आपका ब्रिक्स का समिट हुआ है, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना, साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का समिट इस साल हुआ है। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ब्रिक्स का एक्सपांशन जो है उसकी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि ब्रिक्स एक्सपांड करने वाला है, ब्रिक्स एक्सपांड भी कर रहा है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में ही वो निर्णय लिया गया था। सिमिलरली ब्रिक्स की करेंसी भी है ये, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। नाउ वन मोर थिंग रिगार्डिंग कि अगर वो सवाल पूछते हैं कि ब्रिक्स का कौन सा समिट था, क्योंकि आज कि ब्रिक्स का कौन सा समिट हुआ इस साल, तो रिमेंबर ब्रिक्स का ये 15वां समिट था। कितना समिट था ये ब्रिक्स का? 15 समिट था, ठीक है। तो इस साल हुआ है, कितना समिट था आपका? 15 समिट था ब्रिक्स का, ठीक है। एंड अगेन दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाउ सिमिलरली दो वर्ड है जो मैं चाहता हूँ आपको याद रखना है। पहला वर्ड है आपका मोहज्जर 10, ठीक है। मोहज्जर 10, MOHAJER, ठीक है। मोहज्जर 10, 10, 10, ठीक है। लेट मी रीड डाउन फॉर यू, वापस लिखता हूँ। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे को एग्जाम में थोड़ा इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मोहज्जर 10, ये ये जो वर्ड है वो किस संदर्भ में अभी इंटरनेशनल न्यूज में है? तो रिमेंबर दिस इज नथिंग बट दिस आर द ड्रोन। एक ड्रोन है which is developed by drone which is developed by ईरान। किसके द्वारा बनाया गया है? ईरान द्वारा। दिस इज वन, ये क्या है? एक नाम है ईरान में। दिस इज अ ड्रोन डेवलप्ड बाय द ईरान, ठीक है। एंड ये जो ड्रोन है इसकी रेंज अगर आप देखोगे टोटल 2000 किलोमीटर की इसकी क्या है आपकी रेंज है, ठीक है। 2000 किलोमीटर की रेंज है। स्पीड अगर आप देख लो, इतना स्पीड है इसका कि 110 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। और अभी जो है इट हैज बीन इन न्यूज, ठीक है। बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है पर्टिकुलर ड्रोन। एंड इसके अगर पेलोड के बारे में मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसका जो पेलोड है, ठीक है, तो पेलोड आपको अप्रोक्सीमेटली 300 केजी का पेलोड मिल जाएगा, ठीक है। टोटल पेलोड कैपेसिटी कितनी है? 300 केजी की पेलोड कैपेसिटी है, ठीक है। 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गुजरता है, ठीक है। 2000 की इसकी क्या है रेंज है। उसको बनाया किसने द्वारा गया है? ईरान द्वारा इसको पर्टिकुलर डेवलप किया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई भी पूछता है कि पर्टिकुलर ड्रोन अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आप और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको पूछता है तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है आप उसे दे सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ सिमिलरली लास्ट थिंग बट अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, ठीक है। अभी में हालांकि ESO 316, ESO 316 न्यूज में है। ये किसके संदर्भ में है? ESO 316 जो न्यूज में है और किसके संदर्भ में न्यूज में? तो रिमेंबर दिस इज द वन नेम ऑफ गैलेक्सी, एक गैलेक्सी का नाम है। 316 क्या है? नेम ऑफ गैलेक्सी है, ठीक है। विच हैविंग जो आपका हबल टेलीस्कोप है, दिस इज कैप्चर थ्रू द हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप ना दुनिया का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप द्वारा कई अलग अलग अंतरिक्ष की चीजों के बारे में हमें पता चला है, ठीक है। तो हबल टेलीस्कोप इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ESO 316 जो है दिस इज द नेम ऑफ अ गैलेक्सी, वो एक गैलेक्सी का नाम है। ये पर्टिकुलर गैलेक्सी हबल टेलीस्कोप द्वारा ही हमने देखी है, ठीक है। हबल टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप द्वारा इस पर्टिकुलर गैलेक्सी को क्या क्या है कैप्चर किया गया है, ठीक है। स्पेसिफिकली इस गैलेक्सी का अगर शेप देखोगे तो इट हैज अ वेरी इरेगुलर शेप, वेरी इंपॉर्टेंटली याद करो।
इस गैलेक्सी का शेप क्या आपका इरेगुलर शेप है, एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। लेकिन हाँ, इस गैलेक्सी को किसके द्वारा लिखा गया है, हबल टेलीस्कोप द्वारा भी लिखा गया है। सिमिलरली ये जो गैलेक्सी अपना हबल टेलीस्कोप है उसके द्वारा जो ब्लैक होल होती है उसको भी आइडेंटिफिकेशन हमने जो है की है। एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस न्यूज जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ऑल दीज न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी रिसेंट में ऑनगोइंग इवेंट है, रिसेंट में जो चीजें चल रही है उनके संदर्भ में है। ये करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको प्रीवियसली जो डिस्कशन हमारे हुए हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई आई कॉल इट एज अ रिकॉल सेशन, जो हम हमेशा शुरुआत में करते हैं। और दिस रिकॉल सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रीवियसली जो चीजें हमने डिस्कस की है उसके बारे में आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या हो जाता है, आगे आगे बढ़ते हैं, कंटेंट डेवलप हो जाता है लेकिन चीजें जो है फिर याद नहीं रह पाती बच्चों को, ठीक है। दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन दिस, ठीक है। नाउ नाउ लेट्स बिगिन अवर जर्नी। पहला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है, थिंक अबाउट इट एंड मार्क द करेक्ट आंसर। बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है। अगर आप अवेयर हो चीजों के बारे में, अगर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो आपको जो है इजीली इसका आंसर पता चलेगा, इवन इफ यू डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। अगर आपको थोड़ा ज्योग्राफिकल भी आइडिया है तो भी शायद आप गेस कर सकते हो, ठीक है। रिमेंबर यहाँ पे क्या सवाल देखो, फिर सवाल को आराम से पढ़ो। यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं हम लोग, सुबन सिटी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जैसे हम शेल की बोल रहे हैं, ठीक है। सुबन सिटी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको हम क्या नाम बोलते हैं, शेल बोलते हैं। अब सुबन सिरी क्या है तो वो समझो, सुबन सिरी एक नदी का नाम है, ठीक है। सुबन सिरी इज द नेम ऑफ अ रिवर। अब जो रिवर है सुबन सिरी, वो रिवर इज फ्लोइंग, और फिर इसके ऊपर एक डैम लगा के वहां पे एक पर्टिकुलर थिंग को बिल्ड करते हुए इस पानी का इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है, ये इट्स अ बिगेस्ट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन इंडिया सो फार। तो इन विच स्टेट इट हैज बीन बिल्ट, कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आपको बस सिंपली ये ढूंढना है कि सुबनसिरी नदी कहाँ पर है। And those who are aware about it, everybody knows कि आप लेट्स से हमारे पहले भारत में we have very famous rivers like this I draw it, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो यहाँ से वेरी फेमस रिवर आती है इंदस, सिंधु नदी से हम बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ सप्त सिंधु होते हैं, यहाँ से गंगा गुजरती है। एंड देन नॉर्थ ईस्ट के यहाँ से ऐसे इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आती है आपकी, ठीक है। तो दिस रिवर इज योर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के सबसे फेमस ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, इट्स वन ऑफ द वेरी फेमस, मानस is one of them and one of them is a Subansiri. The Subansiri is the tributary of your Brahmaputra. And if you're aware about it कि ब्रह्मपुत्र फिर कहाँ से गुजरेगी, तो obviously your answer is not उत्तराखंड, because you're aware कि वहाँ पे नहीं है, not obviously सिक्किम भी नहीं है, ठीक है। And then you left with the two, the correct answer is your अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। So it specifically travels through the अरुणाचल प्रदेश and that's why your correct answer is also अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है कि इंडिया, हम एम कर रहे हैं कि दैट एक्सपांड इट्स क्लीन एनर्जी कैपेबिलिटीज बाय proposing 13 new hydroelectric project in Arunachal Pradesh, ठीक है, which would contribute 13,000 megawatt to the national grid। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका देखो समझो, टोटल 13,000 मेगावाट, ठीक है। टोटल 13,000 मेगावाट कंट्रीब्यूट हो जाएगा नेशनल ग्रिड के अंतर्गत, ठीक है। दिस स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन अ एमओयू विद द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू कंस्ट्रक्ट दिस वेंचर्स which requires an investment of rupees 1.4 lakh crore and would, okay, and would, okay, quadruples the region per capita income. This support India's goal to better utilize its hydropower potential, currently at the only 35% of its capacity. Total 2,000 megawatt Subansiri Dam, largest hydroelectric project undertaken in India, and also in Arunachal Pradesh through the environmental friendly, again, run of the river model, the run of river model that maintain the downstream river flow.
very important. Next, hydropowers mix around what fraction of India's energy mix. तो अगर आप इंडिया का एनर्जी कॉन्ट्रिब्यूशन देखो, ठीक है, इंडिया में एनर्जी अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मतलब अलग अलग इज सोर्स ऑफ इंडिया का एनर्जी। चाहे कोल पावर हो, कोल पावर का एक अलग सोर्स होता है। देखिए कोल पावर का एक अलग सोर्स है। अगर मैं एनर्जी का चार्ट बनाना चाहूंगा कि कौन कौन सी एनर्जी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी इज वन ऑफ देम, कोल एनर्जी इज वन ऑफ देम, हाइड्रो पावर इज वन ऑफ देम, विंड एनर्जी इज वन ऑफ देम। ये सारे एनर्जीज हम जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर पावर एनर्जी होता है आपका, तो न्यूक्लियर पावर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल एनर्जी मिक्स ऑफ इंडिया, ये सारे क्या है आपके इंडिया के एनर्जी मिक्स है। तो इन सब एनर्जी मिक्स में जो आपका हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर का कितना रैंक आता है, लाइक हाउ मेनी परसेंट आउट ऑफ देम आर मेड थ्रू द हाइड्रो पावर, ठीक है। तो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, तो हाइड्रो पावर मिक्स जो है आपका, वो अप्रोक्सली हम बोलते हैं कि टोटल 11% है। कितना है टोटल? 11%। अगर टोटल आप देखोगे तो इसमें 11% आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रो पावर्स वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी करके रखा है कि हाइड्रो पावर्स इज करंटली मेक अराउंड 11% ऑफ इंडियाज एनर्जी मिक्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा, ठीक है। हाउएवर एक्सपर्ट जो है वो क्या बोल रहे हैं, कंट्रीज का टोटल अगर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर देखोगे, वो 145 गीगावाट का है, which only 29% has been utilized so far। तो अभी तक बस कितना हमने इस्तेमाल कर लिया है, 29% ही इस्तेमाल किया। तो बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। देखो व्हाई ह्यूज पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, बिकॉज नदियां, रिवर्स, बाय गॉड ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स इन आवर पर्टिकुलर कंट्री। बहुत न्यूमेरिकल नदियां हैं हमारी, ठीक है। वन ऑफ द ह्यूज में क्या है उसको एडवांटेज है, this ability to make it well suited to balance the interdependency of renewables like solar and wind, दोनों को मिला के हम इसके साथ भी आपको हाइड्रो पावर के विषय भी क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। एंड आई होप गवर्नमेंट भी डेफिनेटली इसके ऊपर सोचे। नेक्स्ट, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, पहले CBAM, ये पॉलिसी ऑफ किसका पॉलिसी है, थोड़ा सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आई होप आप लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया होगा कहाँ से बिलोंग करता है दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स या फिर करंट इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने फिर यहाँ पे मुझे लगता है एप्रोक्सीमेटली यूएनईपी को मार्क किया होगा। मोस्ट पीपल जो है आपका यूएनईपी क्या हुआ, मार्क किया होगा। लेकिन ट्रस्ट मी योर आंसर इज नॉट द यूएनईपी, यूएनईपी आपका आंसर नहीं है। ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इसको हम बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इट हैज बीन लॉन्च, अब देखो कार्बन मैनेजमेंट ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक नहीं होगा, ठीक है। तो दिस हैज, एंड यहाँ पे बॉर्डर मैकेनिज्म बोल रहे हैं, दिस इज लॉन्च बाय द यूरोपियन यूनियन। तो वैसे ये आएगा, व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लॉन्च बाय द यूरोपियन यूनियन। अगर स्पेसिफिकली हम बात करूं, so EU has introduced a new policy that is called as a carbon border adjustment mechanism policy, which accounts for a carbon emission from imported goods. This applies to import of a products like iron, steel, aluminum, which requires a lot of energy to make and therefore result in high emissions. ठीक है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, हम वो लोग क्या कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट्स आएंगे स्टील के एंड एल्यूमिनियम के, उसके ऊपर ही क्या कर देंगे, वो रिस्ट्रिक्शन जो लगा देंगे। तो उनको लगता है कि अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो लोग प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन में कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है कार्बन के लेवल का रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, कंपनीज इंपोर्टिंग दिस गुड्स into European Union will have to buy the carbon certificate corresponding to the polluting emissions. This is to ensure the imported products face similar carbon cost that European producer paid already under the EU emission
It's aimed to prevent European manufacturers being undercut by the cheaper imports not subjected to the carbon pricing. It also incentives foreign exports again to transfer to the transitions toward the cleaner production. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईयू कि जो भी बाहर से चीजें आ रही है वहां से जो मंगवाई जा रही है, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या लगा देंगे, वो उनके ऊपर पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे या फिर टैक्सेशन उनको लगा देंगे, या फिर जो भी यूरोपियन कंपनी है जो आईएनएस जेड को खरीद रही है दे नीड टू पे, दे नीड टू सर्टिफिकेट, जो कार्बन सर्टिफिकेट उसको उनको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और तभी जो है स्पेसिफिकली वो सारी चीजें क्या हो पाएगी, आपकी रिकवर हो पाएगी। दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यस, थोड़ा सोचो इसके बारे में एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, स्विस, SWIS, स्विस, एंड यहाँ पे स्टेट्स इज द इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू विच मिशन ऑफ इसरो। इसका कौन सा मिशन है जहां पर ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया, एंड दिस इज अगेन वेरी मच न्यू। आपको सबसे पहले ये मिशन पता होना चाहिए, जैसे आदित्य एल1 है। आदित्य एल1 क्या मिशन है, आदित्य अंदर आदित्य एल1 इंडिया डिसाइडेड टू लॉन्च satellite. India decided to launch a missile, a satellite which can study the sun. ठीक है, और वो कहाँ पे लॉन्च होने वाला है, L1 से। L stand for the Lagrange point, L stand for your Lagrange point, and again one of the very ambitious mission जहाँ पर हम सन को स्टडी करने का बात कर रहे हैं। Then you have चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3 has been launched। चंद्रयान 3 में आपने प्रज्ञान रोवर के बारे में सुना होगा, ठीक है, प्रज्ञान रोवर अगेन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन हाँ, वो चंद्रयान मतलब कहाँ पे था, आपका साउथ साइड ऑफ द मून। भारत जो है दुनिया का पहला देश बना है जिसने साउथ साइड ऑफ मून, के साउथ साइड ऑफ जो मून है वहां पे सेफली लैंडिंग की है। और ये ऐसा करने वाला जो पहला लाइक आई कैन से फर्स्ट कंट्री बना है दुनिया का जिसने साउथ पोल के ऊपर, मून के साउथ साइड के ऊपर जो है लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की है बड़ी अच्छे से। हाँ, यानी यहाँ गगनयान मिशन, गगनयान मिशन कौन सा मिशन है, इसके अंतर्गत जो भारतीय जो है, भारतीय एस्ट्रोनॉट भारत से ही कि जाएंगे स्पेस में, अंतरिक्ष में, और वहां पर 3 दिन क्या करेंगे, गुजारेंगे, एंड दे विल रिटर्न टू बैक। और ऐसा पहली बार होगा कि कोई भारतीय भारत द्वारा भेजे गए पर्टिकुलर मिशन में जाके स्पेस में जाके टर्न होकर वापस धरती पे आ जाएगा, विच इज अगेन अ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, बट हाँ, इसको भी करने की बातचीत चल रही है अंडर गगनयान मिशन। Now, then you have Mars orbital mission, which is also called as a MOM। ठीक है, ये पर्टिकुलर मिशन क्या है, जो मंगल है, अपना मार्स ग्रह है, उसको स्टडी करने का, उसके अराउंड जो है घूमने का पर्टिकुलर ये मिशन है, दैट इज मार्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है तो ये मिशन आपको पता होना चाहिए एट वेरी फर्स्ट। सेकेंडली, जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बातचीत चल रही है, स्विफ्ट यानी स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज रिगार्डिंग विद द आदित्य एल1। EBS अभी रिसेंटली आदित्य एल1 हैज बीन लॉन्च ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट जिसके मैं बात कर रहा हूँ, स्विस एंड स्टेप्स को ये आदित्य एल1 में क्या किए थे, इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है, यहाँ पर जो सोलर विंड्स, ठीक है, इग्निमास, वो जो आएंगे तो उनको कट डाउन करने के, कटिंग द एज पार्टिकल्स स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, दे कमेंस अ डाटा गैदरिंग इन रिसेंट मंथ्स। The Swiss and STEP instrument है, और the solar wind particles experiment payloads have detected protons, helium ions, energy histograms exhibiting the solar wind's behavior fluctuation near the Sun Earth Lagrange point L1। The Swiss है, that is 360 degree coverage and directional monitoring capacity will significantly further the comprehension of a solar wind properties। Then job researchers they eagerly anticipate more ठीक है, revelations to address the enduring question about the complex solar winds and the corona hitting as the L1 nears the L1 orbital point for the uninterpreted solar observations। ठीक है, which is again very much important। और देखो ये सारी चीजें करना इंपॉर्टेंट है, तभी जो है हम क्या कर पाएंगे, दुनिया में ग्रो कर पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, अगेन थोड़ा सोचो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में भी थे, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में थे। तेलंगाना के सीएम के तौर पे किसने शपथ ग्रहण की है, अभी रिसेंटली ही ये पर्टिकुलर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है।
चलिए, आई होप आप लोगों ने कुछ सोचा होगा इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो रिमेम्बर, तेलंगाना के जो सीएम के पद है, वो सीएम के पद के ऊपर जो रेवनाथ रेड्डी है, ठीक है, अनुमुल्ला रेवनाथ रेड्डी, ठीक है, अनुमुल्ला रेवनाथ रेड्डी, इनका जो शपथ ग्रहण समारंभ हुआ है, उन्होंने जो शपथ ली है तेलंगाना के न्यू चीफ मिनिस्टर के तौर पर, ठीक है। एंड जो कांग्रेस कमेटी जो है उनकी, कांग्रेस कमेटी फ्रॉम प्रेसिडेंट, ठीक है, अनुमुल्ला रेवनाथ रेड्डी हैज टेकन ओथ एज अ सीएम ऑफ अ स्टेट। गवर्नर जो है आपके, ठीक है, दिल्ली से सुंदर रंजन has administered him as an oath of office and the secrecy. Hmm? After the formation of Telangana state, he is the second chief minister of the state. K. Chandrasekhar Rao was the first CM of the state. इसको ना याद कर लो। केरला स्टेट की उत्पत्ति, केरला जो स्टेट है, देखो अभी क्या है ना, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और वहां पे बोला गया है कि इंडिया नीड टू कन्वर्ट, जैसे जेएनके है अपना, जेएनके से यूनियन टेरिटोरी, तो बोला जा रहा है कि जेएनके को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, टू यूटीज, आपको कन्वर्ट करना है टू स्टेट, जो यूटी है उसको स्टेट में कन्वर्ट करना है। एंड अभी तक जो है जो स्टेट बनाया गया है तेलंगाना इज द लेटेस्ट स्टेट विच हैज बीन क्रिएटेड। अब ऐसा है ना कि जो तेलंगाना है उनके सिर्फ जब इलेक्शन हुए, वहां पर जीतने, किसने जीता है आपका, तो इफ यू लुक एट वहां पर जो है किसके द्वारा जीता गया है, ठीक है, जो केंद्र चंद्रशेखर राव है वो अभी नियुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन वो याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पहले आई कैन से स्टेट के सीएम थे फॉर्मेशन के बाद। और अभी जो है प्रेसिडेंट अनुमुल्ला, ठीक है, रेड्डी, रघुनाथ रेड्डी, तो वो जो है आपके सेकंड आई कैन से सीएम कहलाएंगे, ठीक है, स्पेसिफिकली बिलोंगिंग टू द कांग्रेस पार्टी। Very important. Next, global drought snapshot report, which has recently news, is published by, इसको कौन publish करता है? Again, I will give you some time. Think about it. Okay, तो I hope आप लोगों ने थोड़ा सोचा होगा, ठीक है। There is a one report, it is called as a global drought snapshot report, okay. It was recently in news, and this report, देखो ड्रॉट है, ग्लोबल ड्रॉट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसके ड्रॉट जब होगा, ठीक है, व्हेनेवर ड्रॉट हैज बीन कम, तो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डैमेज होता है। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर जो कन्वेंशन है, ये इसको हम सीबीडी बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसके द्वारा जो पर्टिकुलरली ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है, ठीक है ना। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली उसको ना रिपोर्ट को कोड करके लिखा है आपके लिए, बिकॉज ना देखो क्या होता है ना, एग्जाम में सवाल कहाँ से बन सकता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा भी रिस्क लो, ठीक है। तो जो आपका रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम क्या पहले तो वो देखो, प्लीज गिव द हेडिंग। जो भी बच्चे अभी इस चित्र को सुन रहे हैं, सब लोग क्या करोगे, पहले ना हेडिंग दे दो, हेडिंग का नाम कर दोगे आपका ग्लोबल डॉट स्नैपशॉट, ठीक है, रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट इज लॉन्च बाय द यूएनसीसीडी, इस द्वारा लॉन्च किया गया है, यूएनसीसीडी द्वारा लॉन्च है। व्हाट इज यूएनसीसीडी? यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। हाँ, सो प्लीज रिमेम्बर, ठीक है, दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे लिटिल बिट यहाँ पे चेंज है, लिटिल बिट मिस्टेक है यहाँ पे, दिस हैज बीन लॉन्च बाय द यूएनसीसीडी, ठीक है, दिस इज लॉन्च बाय द यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इनके द्वारा जो स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है, नॉट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सॉरी, ठीक है। तो यूएनसीसीडी द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो इसके द्वारा जो स्पेसिफिकली किया गया, लॉन्च किया गया है। नाउ what are the key points, अब कब लॉन्च किया गया है? It has been launched during the COP28। कब लॉन्च किया गया आपका? COP28 में जो इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है ड्यूरिंग COP28 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या की पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के?
तो रिमेंबर की पॉइंट्स है, सबसे पहला जो एरिया है जो इस रिपोर्ट द्वारा बोला गया है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट के बारे में। तो उन्होंने बोला 70% ऑफ सीरियल क्रॉप्स वर डैमेज बाय द ड्रॉट इन मेडिटेरियन ड्यूरिंग दिस दौरान 16 से 18 के बीच में। 30% लॉस इन ग्राजिंग लैंड इन साउथ अफ्रीका ड्यू टू द ड्रॉट। ठीक है, इन 5 consecutive rainfall season failures in Horn of Africa caused region worst drought in last 40 years, contributing reduced agricultural productivity, food industry, and high food prices. Africa's drought related to the economic losses to in the past 50 years that around $17 billion. Imagine the amount, 70 billion, $70 billion का लॉस हुआ है just because of continual drought. So if you look at this particular condition, तो जो आपका agriculture forest का एरिया है वहाँ का huge है, humongous loss हुआ है just because of a drought condition in that particular area. So droughts are very much dangerous. Similarly, अगर मैं बात करूँ water conditions की, okay, so due to drought, if you remember, 5 million people in a southern China affected by the recent record of low water level, ठीक है, in the Yangtze River due to the drought and prolonged heat. Yes, 55 million, मतलब 50 लाख लोग affected है due to less of water. Similarly, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सोशल डायमेंशन में चेक करें इस रिपोर्ट का, उन्हें मेंशन किया है 85% people affected by drought, ठीक है, 85% of the people affected by the droughts live in low और middle income countries. मोस्ट ऑफ द जो यूरोप वाले देश है वहां पे लॉस नहीं है, उनको कैसे न कैसे पानी मिल ही जाता है, लेकिन जो मिडिल इनकम वाले देश है वहां पर है जो मोस्ट जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या अराउंड 2 million पीपल इन सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर needing a food aid after the 5 years of a drought, heat waves, and unprecedented, okay, unpredictable rainfall, which is in itself very much dangerous. Now, what are the key facts associated with it? So, same thing which I discussed. लेकिन जो आपका यूएनसीसीडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू फॉर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, उसका जो फाउंडेशन है 1992 जो अर्थ समिट से रिलेटेड है, ठीक है ना, वहां पे क्लाइमेट चेंज को जोड़ने के लिए वन मोर बड़ी यूएनसीसीडी तो है ही है, लेकिन यूएनएफ ट्रिपल सी, ठीक है, एंड यूएनसीबीडी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए उनको बनाया गया था। एंड रिमेंबर प्लीज स्टार मार्क दिस, it is the only body, UNCCD is the only body which has a legally binding framework, and there are total 197 parties to the convention, including the 196 countries parties and one European Union. तो टोटल 196 कंट्री द्वारा इसको पर्टिकुलरली साइन किया गया है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को। एंड आपको मतलब व्हेन वी रीड द थिंग्स तो पता चलता है कितनी भयानक चीज है, कितने लोग जूझ रहे हैं उससे। सो ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, सो डू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स। नेक्स्ट सोचो इसके ऊपर। चलो, अब आई होप कि आपने सवाल को जो है आराम से पढ़ा है, ठीक है। सवाल स्पेसिफिकली आपको पूछना है किसके बारे में, कॉम्पोसाइट्स वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है। तब देखो आप इस चीज को पढ़ते हैं वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भारत के अलग अलग स्टेट्स हैं, भारत के अलग अलग राज्य है, तो उनका वाटर मैनेजमेंट वो किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके के वो चीजों को हैंडल कर रहे हैं, तो उसको जो है हम रेगुलेट करने का क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोसाइट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, उसमें दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज नॉट नॉन बाय जल शक्ति। बहुत लोगों ने मार्क किया हुआ जल शक्ति को, बट जल शक्ति इज नॉट द करेक्ट आंसर, बट द करेक्ट आंसर नीति आयोग। वी हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, नीति आयोग द्वारा जो है स्पेसिफिकली इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग इज द स्पेसिफिकली हैज लॉन्च द दिस पर्टिकुलर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है, रिमेंबर दिस। हाँ, इसमें पर्टिकुलर चीज जो आती है
कि दो एडिशन है इसके 2018 से जो पर्टिकुलरली ये निकाला जाता है इंडेक्स, ठीक है। एंड सो फॉर आपको 2018 का इंडेक्स हमें पता है, एंड देन वी हैव अ 2.2 2019 हैव बीन पब्लिश। सब्सिक्वेंटली जो एडिशन है आपका, ठीक है, जो कंप्लीट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड इन अगस्त 2022 विद डिले ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन, ठीक है। 18-20, ठीक है, बट डिले हो चुका है। लेकिन ये क्या आपने बोला है कि विल कम अप विद अ कंबाइंड रिपोर्ट इन अ फॉर्म ऑफ थर्ड एंड सिक्स एडिशन ऑफ कंप्लीट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है। एंड आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब हम वाटर मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं, डिजर्ट का बात कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वाटर्स इंडेक्स जो है, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, उसको लाना भी इम्पोर्टेंट, बिकॉज जल ही जीवन है, ठीक है, याद करना, जल ही जीवन है। नाउ नेक्स्ट, processes came into very important recently happened, this incident, this particular initiative जो है recently हुआ है। चलो, आई होप आप लोगों ने ये पर्टिकुलर चीज को सुना तो होगा एटलीस्ट, नॉट कि आपने किसी को देखा नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को आपने सुना होगा कि रिसेंटली बिन इट हैज बिन हैपेंड, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। आपको सबको पता है कि ड्यूरिंग कोविड-19 जब आया था इंडिया में, तो कोविड-19 क्राइसिस में जो फ्री राशन हम बोलते हैं जो बांटे गए थे, दैट इज अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। एटलीस्ट लोग घर पे तो है, नो डाउट, लेकिन जब वो घर पे रह रहे हैं तब भी उनको जो है अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, तब भी जो है उनको जो भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, ठीक है, घर पे रहने के लिए, लेने खाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो वो जो है गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट द्वारा जो लॉन्च की गई पर्टिकुलर ये स्कीम है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, इसको अभी एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंशन मिला है, यू नो, कब तक, 2028 तक, इट हैज बीन एक्सटेंड अप टू 2028 तक, ठीक है, 2028 तक जो है इसको एक्सटेंडेड कर दिया गया है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज अप्रूव अ 5 ईयर एक्सटेंशन, कितना, 5 साल का गवर्नमेंट को एक्सटेंशन अप्रूव हुआ है। गवर्नमेंट हैज अप्रूव द 5 ईयर एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। इट्स फ्लैगशिप, ठीक है, फ्री फूड ग्रेन स्कीम, या फ्री फूड ग्रेन स्कीम है, ठीक है, फॉर द पुअर पीपल बियॉन्ड द दिसंबर 2023। 2023 तक इसको लिमिट था पहला, लेकिन हम इसको कैंसिल नहीं किया गवर्नमेंट ने, इसको एक्सटेंशन मिला है 2028 तक का। इसमें क्या होगा, द सप्लाईज ऑफ 5 kg फ्री राशन मंथली टू ओवर 800 मिलियन बेनिफिशरीज, आप समझो, आई एम नॉट सेइंग 8 मिलियन, आई एम नॉट सेइंग 80 मिलियन, आई एम सेइंग 800 मिलियन, मतलब 80 करोड़, 80 करोड़ लोगों को जो है खाना मिलने वाला है with this particular initiative, and that is very important. The scheme will now continue till 2028 as an estimated expenditure, अगर देखो आप, जैसे एक्सपेंडिचर कितना है, देखो आप, 1.1 लाख करोड़ annually, 1 very huge, very huge, humongous amount है, 1.18 लाख करोड़ annually। लेकिन समझो, करना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज देश में बहुत सारी जनता है आज भी जो कि गरीबी के कारण जो है उनको पूरा अन्न नहीं मिल पाता है, तो उनके सपोर्ट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्टेप उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, थोड़ा सोचो इसके ऊपर। ओके, which ministry has launched geography information system application for gram, okay, from the ग्राम मानचित्र, ठीक है, किस मिनिस्ट्री द्वारा जो है इस पर्टिकुलर लॉन्च किया गया होगा, एंड दिस नथिंग बट इट हैज बीन लॉन्च बाय द पंचायती राज, ठीक है। ग्राम के लिए काम करें तो किसके लॉन्च किया जाएगा, जो पंचायती राज है उनके द्वारा ही पर्टिकुलर को लॉन्च किया गया है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, ठीक है। नाउ अगर आप इसको रीड करोगे, ठीक है,
तो जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है, पंचायती राज, दे हैव इन्फॉर्म द लोकसभा अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्राम पंचित्र एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, अब ये क्या है तो समझ लो, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू परफॉर्म द प्लानिंग एट ग्राम पंचायत लेवल using a geospatial technology. Okay, it also provide a single and unified geospatial platform to better visualize the various developmental works to be taken up across the different sectors and provide a decision support system for them. Gram Panchayat Development Plan, them बोलते हैं. Further, the ministry has launched M Action Software. What is M Action Software? Please, ministry has also launched a M Action Software. It's a mobile-based solution. It's one of the mobile-based solution to help in capturing of photos with geotags. Yeah, or the geotag, that is GPS coordinates. Okay, for the works which have a set as an output. विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ना हमें पता भी चल जाएगा कि गाँव में क्या काम चल रहा है, किसके किस काम चल रहे हैं। एंड जो हमारे ग्रामीण भाग है जहाँ पर सर्वेलेंस बहुत ज्यादा कम है, तो उसके लिए भी हमें इससे क्या हो जाएगा, ये हेल्पफुल हो जाएगा ना। नेक्स्ट, सिमिलरली मैंने इसको 3 स्टेज पहले बोला है, मैंने इससे पहले बोला है जो जियो टैग के बारे में जो हम बोलते हैं असेट का, ठीक है, इट्स डन इन ऑल 3 स्टेजेस। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क आपको फोटो निकालना है, डूरिंग द वर्क एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इससे वही चीज जो मैंने आपको बोली कि ये चीज किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि जो गांव में काम चलते हैं वहां पे सर्वेलेंस आर वेरी लेस। तो इन सारे इनिशिएटिव के कारण फिर क्या होता है कि गांव में किस तरीके से जो सिस्टम है चलती है, इसके बारे में जो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो दिस विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द वर्क्स एंड असेट रिलेटेड टू नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, water harvesting, drought proofing. Then we have a sanitation program, agriculture, checks, dams, irrigation canal, etc. Yeah. Even this हमें help हो जाएगा। देखो information are very much important. It will help from Gram Panchayat official develop the realistic and achievable development plans। अभी क्या है ना, हम बहुत ज्यादा कुछ कुछ बोल देते हैं, हमारे मन में आता है तो हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, अगर हमें सच में अगर आगे बढ़ना है, सच में इफ यू वांट टू ग्रो, तो गांव ही डेवलप होंगे। जब तक अगर आप गांव को डेवलप नहीं करोगे तो आपका देश डेवलप होने वाला है नहीं है। अब गांव में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है डेवलपमेंट का, आप ऊपर से पैसा लेके नहीं हो सकता है। मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे यहाँ पे ना हायरार्की है। वी हैव सबसे टॉप के ऊपर वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ब्रॉट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इज ब्रॉट इज टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होते हैं। इसके नीचे भी हैव अ ग्राम पंचायत, पंचायत राज। अब यहाँ पे टारगेट बना के यहाँ के बैठ के, यहाँ पे बैठ के आप यहाँ की रियलिटी कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और ये यहाँ की रियलिटी समझनी भी है तो वो भी रियलिस्टिक समझनी पड़ेगी। ये नहीं कि बस कागज पत्र में समझा रहे हो आपने, दिस ऑन पेपर यू हैव समथिंग, just having something on paper you cannot decide that this particular policy has a very good impact of this on that। अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना है रियलिटी, तो यू नीड समथिंग विच इज यूनिक, ठीक है। वहां पे एक्चुअली रियलिटी में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। This is why this particular platform is very important because they will provide a proper planning कि actually really वहां पे क्या चल रहा है। अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो उसका फोटो दिखाओ, फिर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है मतलब हो रहा है प्रोजेक्ट तो वो दिखाओ, कंप्लीशन का फोटो दिखाओ। तो ये तीनों पे क्या होगा, इसका कंपलसरी हो है। तो रियलिस्टिक प्लानिंग बहुत बार क्या करते हैं ना, करप्शन वाले लोग क्या कर देते हैं, ऑन पेपर दिखता है कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे पर्टिकुलर दीवार जा रही है, यहाँ पे डैम बना है, ऑन पेपर डैम बना है, लेकिन इन रियलिटी वहां पे कुछ डैम भी कुछ नहीं बना होता है, ठीक है। कोई ब्रिज बनाना है किसी दीवार के ऊपर तो बस ऑन पेपर बना लेते हैं, यहाँ पे बनाते ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है इंडिया में चलती रहती है अंडर द करप्शन। लेकिन अभी क्या है ना, अभी यू नीड टू सबमिट द रिपोर्ट, अभी नीड टू सेंड द फोटोज, जो काम किया उसकी फोटो भेजो, काम चल रहा है उसकी भी, काम खत्म होने के बाद भी। दैट्स विल इंश्योर दैट ये प्रोजेक्ट सच में कंप्लीट हुआ है इसका, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस पंचायती राज की पूरी प्लानिंग होगी, ये सीधा प्लानिंग हेल्पफुल होगी ना ओनली पंचायती को, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी उनको भी हेल्पफुल हो जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी हेल्प हो जाएगा फॉर द प्लानिंग पर्पस, एंड सेंटर को भी हेल्पफुल हो जाएगा।
एंड इसलिए हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर ऐप, पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इसके कारण जो हम ह्यूमंगस अमाउंट जो खर्चते हैं एसेट डेवलपमेंट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन करने के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक भी याद कर लेना, ये पर्टिकुलर जो जियो टैग है, ठीक है, दिस असेट जियो टैग इज यूजिंग द एम एक्शंस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, विच इज अवेलेबल ऑन अ ग्राम मनचित्र। ठीक है, नाउ दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप लोगों को चीज समझ में आ रहा है। बहुत बार एग्जाम में आपको क्या लोग करते पता है, लोग वो पूछते व्हाट इज द एम, तो एम अगर पूछ लेंगे तब भी आपको क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगेन थोड़ा सोचो इसके ऊपर एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा सोचा होगा इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा सोच लो। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम है वो किसके द्वारा जो है बनाया गया होगा। ठीक है, थोड़ा इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ इसके लिए एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सोचो इसके ऊपर। चल लेट डिस्कस। ठीक है, अभी देखो, यहाँ पर क्या है ना, सवाल पूछ रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसके बारे में वो लोग क्या कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं आप। ठीक है, तो देखो, अब ना यहाँ पे सवाल आता है आपके अंडरस्टैंडिंग का, कितनी अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो चुकी है। देखो यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। तो पहले ना यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अ टू थिंग, वन इज अ फ्यूजन होता है, एक होता है आपका फिशन होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है? जो फ्यूजन है इसका मतलब क्या, देयर देयर टू पार्टिकल, जैसे पार्टिकल नंबर वन, पार्टिकल नंबर टू, दोनों को फ्यूज करके और मेकिंग समथिंग एल्स विच इज मोर पावरफुल। ठीक है, फ्यूज कर रहे हो आप। फिशन क्या होता है, एक ही पार्टिकल इसके दो पार्ट कर रहे हो, ये अगेन डिफरेंट थिंग। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जिसका नाम है GT600SA, is inaugurated in which country? So this is one of the largest and most advanced. This is inaugurated in the country of Japan. कहाँ बनाया जाएगा, जापान में स्पेसिफिकली, या इसका क्या चल रहा है, डेवलपमेंट का जो है काम चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा इलाबरेट करके बताऊँ आपको, तो दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। ठीक है, अब इसमें भी क्या है ना, एक बार समझो, ऐसे नहीं कि बस जापान का ही है। ठीक है, बिकॉज जो दुनिया, जैसे मैंने बोला हबल टेलीस्कोप बोला था मैंने आपको, हबल टेलीस्कोप के बारे में मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, हबल टेलीस्कोप आपको कहाँ नहीं लगा पता है, हबल टेलीस्कोप यू विल गेट द हबल टेलीस्कोप एट हवाई। तो अगर आप हवाई में जाओगे वहां पर आपको हबल टेलीस्कोप मिल जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है हबल टेलीस्कोप। ठीक है, तो हवाई किसका है, यूएस का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस यूएस का हबल टेलीस्कोप है, तो देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल की कंट्रीब्यूटिंग दैट थिंग्स, और विल बी द वन एग्जांपल की जो इंटरनेशनल स्टेशन है हमारा। ठीक है, इंटरनेशनल स्टेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अपना, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो वहां पे ना देखो, पूरे दुनिया ने मिला के उसे बनाया, एंड ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री, जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, बिग प्लेयर्स हैं, उन सब ने कॉन्ट्रीब्यूट करके फिर उसको बनाया दिया गया है। तो इसलिए जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा, दे हैव कैपेसिटी टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये जो प्रोसेस में न्यूक्लियर पावर भी है, न्यूक्लियर पावर हैज द एबिलिटी टू चेंज द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर हैज द एबिलिटी टू डोमिनेट द वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए हम न्यूक्लियर पावर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, बिकॉज इट हैज अ वेरी मच ह्यूज एप्लीकेशन विच हैज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है लाइक JT600 एस, इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव, दैट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड जापान। याद रखना, यूरोपियन यूनियन एंड जापान का ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है। ये सवाल किस तरीके से घूम के आ सकता है, तो वहां पे यूनिटी पे अब है। अब यहाँ पे क्या देखो, this experimental nuclear fusion reactor is a quite a new technology. However, some say that
It is the answer to humanity's future energy needs by establishing a nuclear fusion as a clean energy source. देखो बात समझो, न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत क्यों है? बिकॉज फ्यूचर में वी गोइंग टू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, ऐसा थोड़ी है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है मतलब उनकी जो एनर्जी की नीड है तो वो भी तो बढ़ेगी। तो जो एनर्जी की नीड है, हाउ वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई। अब उस नीड को अगर सेटिस्फाई करना है, तो उस चीज को सेटिस्फाई करना है, तो आपको अदर सोर्स के इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इज द न्यूक्लियर एनर्जी। बस हाँ, एक चीज है कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे डेंजरस थिंग क्या होता है कि वंस यू फेल, यू हैव नो सेकंड चांस। अगर आप फेल हो गए, कोई मिस्टेक हो गया, तो जो डिजास्टर होगा दैट इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं नोटेबली द फ्यूजन डिफर्स फ्रॉम द फिशन, जो मैंने बोला था फ्यूजन टेक्नोलॉजी डिफर है फिशन से। The technique currently used in a nuclear power plants. Okay. Notably, the fusion is a differs from a fission. Fission is a recent technology we currently use in nuclear plant करते हैं. The process include a fusing of two atomic nuclei instead of splitting one. ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं दो चीजों को, फ्यूजन का ऊपर फोकस है हमारा, ठीक है। जो जेटी 600S रिएक्शन है, इट इज 6 स्टोरी हाई मशीन, ठीक है, 6 स्टोरी हाई मशीन which is kept in a hangar in a Naka north of Tokyo. It's comprised the dogout shape, okay, that's a tokamak vessel, and said to contain a swirling plasma heated up to 200 million degree Celsius. Okay, this is again a very much dangerous technology. तो मेरा तो वही कहना है कि अगर आप बना भी रहे हो तो बनाओ, ठीक है, लेकिन हाँ प्लीज टेक केयर ऑफ इट कि किसी चीज को हार्म ना हो, कोई चीज डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम बना रहे हैं लेकिन अगेन टेक केयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, who has been appointed as the vice chief of naval staff? तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पे वहां पे किनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। तो एट वेरी क्विकली वी नीड टू बी अवेयर दिस इज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है, ठीक है। उनको जो अब पहले बात तो ये समझो इसकी अपॉइंटमेंट किसने की है, ठीक है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड, तो रिमेंबर इस हैज बीन अपॉइंटेड, यहाँ पे याद कर लेना पर्सनैलिटी है। लेट मी राइट डाउन नेम फॉर यू, ठीक है। लेट मी राइट डाउन द नेम, देवेन देवेन पारिक, देवेन पारिक, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑप्शन में नाम नहीं है, ठीक है, दैट्स ओके फॉर अस, ठीक है। नाम याद रख लेना, ठीक है। वाइस नेवल स्टाफ है, ठीक है। ओ सॉरी फॉर द माय मिस्टेक, ठीक है। सो नथिंग बट देवेन पारिक साहब नहीं है, सॉरी। सो वाइस नेवल स्टाफ जो है फैक्चुअल है थोड़ा सा, दिस हैज बीन दिनेश त्रिपाठी, यस सॉरी, ठीक है। दिस वाज हैज बीन अपॉइंटेड दिनेश त्रिपाठी साहब जो है, उनको जो अपॉइंटमेंट मिला है एज अ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इवन आई विल यहाँ पे याद करो, ये जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी जिनके बारे में अभी बोल रहा था मैं, इनको भी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। देवेन जो अभी ना बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है, दैट्स व्हाई आई गॉट लिटिल बिट कंफ्यूज। देवेन पारिक, इनके बारे में भी हम बताएंगे। पहले आप ये समझो कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, उनको वहां पे अपॉइंटमेंट जो मिली है आपकी, वो कहाँ पर है, दिनेश त्रिपाठी जो है वहां पे मिली है, ठीक है। नाउ जो हमारा बोर्ड है, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन है। तो ये पर्टिकुलर हमारा वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईडीएफसी फंड, आईडीएफसी बोर्ड जो है आपका, आईडीएफसी बोर्ड, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है, जो वहां पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, ठीक है, इनके बोर्ड जो है वहां पर यूएस प्रेसिडेंट द्वारा एक अपॉइंटमेंट हुई है, एंड दैट अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वो किसके अपॉइंटमेंट है, देवेन पारिक की जी के अपॉइंटमेंट है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी बहुत ज्यादा जो है न्यूज में थे अभी हालांकि, ठीक है। यस, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस, ठीक है। लेकिन हाँ यस, वहां अगर हम अभी का जो सवाल आपके सामने है, उसके अगर हम बात करते हैं कि वो हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, सो दिनेश त्रिपाठी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
हाँ, तो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ठीक है, कि करंटली जैसे कमांड के हेडक्वार्टर्स मुंबई, आपके वाइटाटा में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। प्रेजेंट वाइस नेवी चीफ वाइस एडमिरल एस जी सिंह है, विल बी स्टेपिंग इनटू द रोल ऑफ न्यू वेस्टर्न नेवल कमांडर, ठीक है। विद चीफ ऑफ इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, एलटी गवर्नर अनिल जॉन, ठीक है। आर्मी, आर्मी के अगर देखोगे जनरल मनोज पांडे, नेवी के देखोगे तो, ठीक है, राधा कृष्णन हरि कुमार है, एयरफोर्स के एयर मार्शल बी आर चौधरी है, ठीक है। सो ऑल दीज आर अपॉइंटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नाउ आज के लिए, ठीक है, विल स्टॉप हियर, ठीक है। आई होप नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस ऑल थिंग इन डिटेल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड शेयर द लेक्चर्स, थैंक यू।